तभी वो सब उस रूम के अंदर से दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनते हैं और सभी अलर्ट हो जाते हैं। तभी अरु उस रूम से बाहर आता है और सब उसकी तरफ देखते हैं। अरु पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ होता है और उसके बैक शर्ट की दोनों स्लीव्स उसके कोहनी तक फोल्ड की हुई होती है। उसकी शर्ट के ऊपर की 2 बटन खुली हुई होती है, जिसकी वजह से अरु काफ़ी हैंडसम और सेक्सी लग रहा होता है इस हालत में भी। अरु के हाथ में एक प्यारा सा बेबी एक रेड कपड़े में लिपटा होता है। ऋषि भी अरु के पीछे ही होता है और उन्हें देख युग, आदिति का पति, अरु की तरफ भागता है। युग अरु से घबराते हुए पूछता है, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? इज शी ओके? इस पर अरु हंसते हुए कहता है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू बिकम फादर ऑफ दिस क्यूट बेबी बॉय। नाउ यू कैन कॉल मी अरहान या फिर अरु। मुझे पता है कि आप डैड के बिजनेस पार्टनर हो एंड आई कैन नो यू, सो देयर इज नो नीड टू बिकम फॉर्मल। अभी रही बात आपके वाइफ की, तो डोंट वरी युग भाई, वो बिल्कुल ठीक है, बट वीक है, जिसकी वजह से आपको उन्हें लेकर कल हॉस्पिटल आना होगा फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। डॉट डॉट डॉट। हाँ थोड़ा सॉरी, आई मीन ज़्यादा ही मुश्किल था, बट बाबाजी के ब्लेसिंग से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। मैंने उन्हें इंजेक्शन लगाया है जिसकी वजह से उन्हें 1-2 घंटे में होश आ जाएगा एंड शी नीड एनर्जी, तो उसके लिए मैं हॉस्पिटल से एक नर्स को आपके यहाँ भेज देता हूँ। वो आज रात भाभी की कंडीशन को मॉनिटर करेगी और आप कल उन्हें मॉर्निंग में हॉस्पिटल लेकर आना, क्योंकि कल के दिन उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा। नाउ हियर इज युवर बेबी बॉय, लीजिए संभालिए। इतना कहते ही अरु युग को बेबी सौंप देता है और बेबी को देख युग के आंखों से आंसू आने लगते हैं। युग की फैमिली भी उसके पास आती है। तभी युग उनसे कहता है, कितना प्यारा है ना ये। तभी वो अरु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, पता नहीं किन वर्ड्स में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुम हमारे लिए किसी एंजल से कम नहीं हो अरु। पता नहीं अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो क्या होता। मेरी आदिति और बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती, पर तुम दोनों ने सही वक्त पर संभाल लिया। थैंक यू सो मच अरु एंड डॉक्टर ऋषि। तभी अरु युग से कहता है, इसमें थैंक्स की कोई बात ही नहीं है, इट्स अवर ड्यूटी भाई, तो हमने बस अपनी ड्यूटी पूरी की है, अपना फर्ज निभाया है। आपको बेबी के लिए वरिड होने की भी जरूरत नहीं है, आपका बेबी पूरी तरह से हेल्दी है, बस एक बार बच्चे का चेकअप करवाना होगा। युग अपना सिर हाँ में हिलाता है और सभी युग और उसकी फैमिली को बधाइयाँ देते हैं। तभी अरु का ध्यान रूप पर पड़ता है और वो पार्थ के पास आता है और उससे पूछता है, ये तो सो गई भाई, कितने देर पहले सोई, ये कुछ खाया भी नहीं इसने। पार्थ उसे बताता है, अरु लगभग 1 घंटा या उससे ज्यादा हुआ होगा यार, देखो कितनी थक गई है बच्ची, इसके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है। तभी अरु पार्थ से कहता है, बेबी को उठा के खाना तो खिलाना ही होगा भाई, खाली पेट नहीं सोने दे सकते बच्ची को। हाँ वो चिड़चिड़ करेगी, बट इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा। आप तब से ऐसे ही पकड़ कर बैठे हो, हाथ अकड़ जाएगा आपका फिर। लाओ मैं पकड़ता हूँ इसे और फिर जल्दी से होटल चलते हैं क्योंकि सच में लेट हो गया है। सब अरु की बात मान जाते हैं और अरु बहुत ही संभाल के रूह को पार्थ की गोद से अपने बाहों में लेता है और तभी वो युग की आवाज़ सुनता है क्योंकि वो लोग भी वही होते हैं। तभी युग अरु की तरफ देखते हुए उससे मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो वैसे लड़का हूँ, बट एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बच्ची प्रो बहुत ज़्यादा लकी है जिसके पास अरु खुद है। युग की बात सुन अरु पहले तो हंसता है और फिर रूह की तरफ देखने के बाद युग की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नो भाई यहाँ आप गलत हो। असल में लकी ये नहीं, लकी तो मैं हूँ जो ये मेरी जिंदगी में है। मैं ना बहुत बहुत लकी हूँ जिसे बाबाजी ने इतनी प्यारी सी प्रिंसेस दी है एंड आई लव हर मोर देन माई सेल्फ। तभी युग की फैमिली भी वहाँ से चली जाती है और वो सब भी वहाँ से मुंबई के बेस्ट होटल में जाते हैं। पर जब वो सब अपनी अपनी कार से बाहर आते हैं तभी कुछ मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं, जिसे देख अरु का दिमाग खराब होता है और वो उन पर चिल्लाने ही वाला होता है, पर तभी उसे ये एहसास होता है कि उसकी बाहों में रो सो रही है जो अरु के चिल्लाने की आवाज़ के वजह से डर के मारे उठ सकती है। अरु अपना उबलता हुआ गुस्सा शांत करने के लिए अपनी आंखें कसके बंद करता है और एक लंबी सांस लेता है। कुछ सेकंड्स बाद वो अपनी आंखें खोलता है और उन मीडिया वालों की तरफ अपनी डरावनी आंखों से देखते हुए उनसे अपनी भारी और भयानक आवाज़ में कहता है, अगर तुम्हारे वजह से मेरी बच्ची डरी या फिर उसकी नींद टूटी तो तुम सबके सब जितने भी हो ना, गर्ल्स एंड बॉयज़, वो सब अपने दिन गिनना शुरू कर देना, और ये तो तुमको पता ही होगा ना कि मैं खाली धमकियां नहीं देता, तो सोच लो। डॉट 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 डॉट। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो हमें चुपचाप अंदर जाने दो बिना किसी डिस्टर्बेंस के, वरना बी रेडी फॉर टुमारो। नाउ डिसीजन इज ऑल योर्स गाइज। अरु की बात सुन के वो सब मीडिया वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ सेकंड्स बाद ही सभी अपने आप एक साइड हो जाते हैं और अपना अपना कैमरा भी बंद कर देते हैं। उन्हें यूं पीछे हटता देख अरु के चेहरे पर उसकी सबसे फेमस शैतानी डेविल स्माइल आती है और वो उन सब मीडिया वालों से कहता है, गुड डिसीजन।
इसके लिए तुम लोगों को बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो होटल के अंदर चला जाता है और बाकी सब भी अरु के पीछे पीछे अंदर की तरफ चले जाते हैं। उनके लिए पहले से ही होटल में स्पेशल टेबल बुक किया हुआ है, तो बिना ज़्यादा समय गवाए वो सभी अपनी टेबल की तरफ जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक वेटर आता है उनके खाने का ऑर्डर लेने के लिए। सब अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और अरु उसके और रो के लिए सेम खाना ऑर्डर करता है। जब कुछ देर बाद उनका खाना आ जाता है तभी ऋषि अरु से कहता है, अरु अभी उठा दे, परी को देख खाना भी आ गया है, गर्मा गर्म खाना खिला देंगे इसे। अरु रो की तरफ देखता है जो उसकी गोद में किसी प्यारे से बच्चे की तरह अपना मुंह खोल के सोई हुई थी। अरु उसके माथे पर किस करता है और उसके एक गाल पर अपना अंगूठा रब करते हुए रो से बहुत स्वीट आवाज में कहता है, परी उठो बच्चे, कुछ नहीं खाया है आपने तो जल्दी से कुछ खा लो और फिर सो जाना। प्रिंसेस। अरु रो का एक गाल थपथपाता है जिसकी वजह से रो की नींद टूटने लगती है और वो अपनी बंद आंखों की पलकें झपकाने लगती है। उसे देख अरु रो के गाल थपथपाते हुए कहता है, हाँ बेबी कमॉन, चलिए आंखें खोलिए बेटा। अरु की बात सुन रो अपनी बंद आंखें धीरे धीरे खोलती है, पर जैसे कि अरु ने सबसे कहा था रो की नींद टूटने की वजह से वो चिड़चिड़ करने लगती है। रो अरु की तरफ अपनी नींद भरी आंखों से देखती है और उस पर चिढ़ते हुए उससे कहती है, क्यों उठाया आपने मुझे सोना है ना, नींद आ रही है, क्यों उठाया, मुझे सोने दो। इतना कहकर वो फिर से अपनी आंखें बंद करती है और अरु से लिपटने ही वाली होती है। तभी अरु उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए रो से कहता है, नहीं नहीं, सोना नहीं है आपको, उठो। ये सुनकर रो अपनी रोने वाली शक्ल बनाती है और बस फिर रोने लग जाती है किसी छोटे बच्चे की तरह। उसे अचानक से रोता देख सबके सब परेशान हो जाते हैं और अरु रो को अपने गले से लगा लेता है और उसकी बैक को रब करते हुए उससे कहता है, बस बस मेरी जान, मुझे पता है कि आपको बहुत नींद आ रही है और सोना है, पर आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको आधी रात में भूख लगी तो आप क्या करोगे? तो इससे अच्छा आप अभी खा लो। देखो आपको बस खाना खाने के लिए अपना ये छोटू सा मुंह खोलना है, अरु खिला देंगे ना आपको। तो अभी मेरे अच्छे बच्चे की तरह रोना बंद करो और आ करो। देखो अभी खाना गर्म है, फिर ठंडा हो जाएगा बेटा। रो रोना बंद करती है और फिर एक नज़र उस खाने पर डालती है जो अरु ने उसके और अपने लिए ऑर्डर किया था। वो देखती है कि अरु ने उनके लिए वेजिटेबल सूप विद ग्रिल्ड चीज सैंडविच मंगाया था। ये देखते ही रो अपना गंदा सा मुंह बनाती है और अरु से कहती है, मुझे ये नहीं खाना, गंदा लगता है। रो की बात सुनते ही अरु रो से अपनी रुड और कोल्ड आवाज में कहता है, परी कभी भी किसी भी खाने को गंदा नहीं बोलना, ठीक है ना? अगर आपको नहीं खाना तो इट्स ओके, बट नेवर डिसरिस्पेक्ट एनी फूड इन फ्रंट मी, समझे? रो कुछ नहीं कहती, सिर्फ नीचे देखती है और अरु को ऐसे उससे बात करते हुए देख सबके सब अरु को आर यू सीरियस वाला लुक देते हैं। तभी वीर अरु से कहता है, अरे मेरे शेर, ऐसे उस बच्ची पर गुस्सा होना बंद कर। पहले से ही वो नींद में थी, हमने उसकी नींद बिगाड़ दी यार, और तू फिर से उस पे नाराज हो रहा है, हद है। ये बात तू उसे प्यार से भी तो समझा सकता है ना, बट नहीं। वीर रो की तरफ देखते हुए उससे कहता है, परी आपको वो नहीं खाना ना बेटा, कोई बात नहीं, आपको हम में से कोई भी फोर्स नहीं करेगा। अच्छा आपको मेरे साथ खाना है, मैंने चिकन करी और रोटी मंगाई है, आप खाओगे वो? रो वीर की तरफ देखती है और हमें अपना सिर हिलाती है। रो अरु की गोद में से नीचे उतरकर वीर की तरफ जाती है जो अरु के ठीक आगे बैठा होता है। रो बिना कुछ बोले वीर के पास जाती है और वो रो को बड़ी हिफाजत से अपनी गोद में बिठाता है। रो उन सबके लिए छोटे बच्चे जैसी होती है तो सभी उससे प्यार करते हैं और उसमें उनका रो को गोद में बिठाना या बाहों में उठाना सब कॉमन होता है, तो प्लीज़ इस बात के लिए कोई भी रो को जज मत करना। रो का चेहरा अभी पूरी तरह से मुरझाया हुआ होता है। पहले से ही उसकी नींद टूटी थी जिसकी वजह से वो रो रही थी और अभी अरु ने भी रो से रूडली बात की। रो को ऐसे देख सबका दिल टूटने लगता है और तभी ऋषि जो अरु के लेफ्ट साइड में बैठा होता है वो उससे चिढ़ी हुई आवाज में अरु से कहता है, देख कैसे चुप हो गई वो। क्या यार तू क्या कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? जब देखो तब गुस्सा तो तेरी नाक पर ही बैठा रहता है, पर अभी वो नाराज हो गई ना तुझसे, अभी मनाते बैठना फिर से। इतना कहकर वो भी अपना मुंह रो की तरफ घुमा देता है और देखता है कि वीर रो को खाना खिला रहा है और रो चुपचाप बिना एक शब्द बोले वीर की हाथों से खाना खा रही है। तभी रिया अरु की तरफ देख उससे कहती है, अरु वो खा रही है, अभी तुम भी खाओ। अरु चुपचाप अपना खाना खाने लगता है पर बार बार वो रो की तरफ देखता है जो सिर्फ उस प्लेट की तरफ ही देख रही होती है। थोड़ी देर बाद सबका खाना भी हो जाता है और तभी वो सब रो की तरफ देखते हैं जो अब तक जगी होती है और उसका सिर वीर के सीने पर होता है।
नींद की वजह से अभी उसकी आंखें लाल हुई होती है और शायद वो खुद को कंट्रोल भी कर रही है कि वो ना रोए, जो उसकी आंखों में साफ साफ दिखता है। अरु रो की तरफ देखता है और उसे रो को ऐसे देखकर बहुत गिल्टी फील होता है। तभी वो अपनी जगह से उठकर वीर की तरफ आता है और वीर से कहता है, भाई आप लोग घर के लिए निकलो, मैं परी को कैंप ड्रॉप करके आता हूँ। अरु के इंटेंशंस को समझते हुए वीर उसे हाँ में अपना जवाब देता है और अरु बहुत ध्यान से रो को वीर की गोद से अपनी बाहों में उठाता है। जैसे ही अरु रो को उठाता है, रो के आंसू बहने शुरू हो जाते हैं जो उसने न जाने कितनी देर से रोक कर रखे थे। रो तुरंत अपने दोनों हाथ अरु के गले से लपेट देती है और अपना चेहरा अरु की गर्दन में छिपा देती है। रो को ऐसे देख सब घबरा जाते हैं, पर अरु अपनी आंखों से उन सबको इशारा करता है और वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। अरु रो को लेकर बाहर पार्किंग की तरफ आता है और तभी वो जॉन और ड्राइवर को कुछ इशारा करता है, जिसकी वजह से वो दोनों गाड़ी से थोड़ा दूर रुक जाते हैं। एक गार्ड अरु के लिए गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल देता है और जब अरु रो को लेकर अंदर बैठता है, वो गार्ड भी दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ चला जाता है। गाड़ी में अरु रो को अपनी गोद में बिठाता है और उसकी बैग को सहलाते हुए उससे कहता है, आई एम सो बैड इडियट फूल, और ना जाने बहुत कुछ। आप ना चिल्लाओ, गुस्सा करो, बट प्लीज टॉक टू मी बेबी और स्टॉप क्राइंग ना प्लीज। रो फिर भी कुछ नहीं कहती और सिर्फ रोए जाती है और जब अरु को उसकी बॉडी थोड़ी सी गर्म लगती है, वो डर जाता है और अपने मन में सोचता है, ब्लडी शीट, हर बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग नाउ, ऐसे तो 100% इसे फीवर हो जाना है। ... यार मेरी ही गलती है, मुझे पता था कि शी कांट हैंडल सो मच क्राइंग, फिर भी मैंने रूडली बात की उससे। अरु यू आर रियली मॉन्स्टर बॉय। अरु रो की तरफ देख उससे वरिड आवाज में कहता है, बच्चे आपकी पूरी बॉडी गर्म हो रही है, बुखार हो रहा है, प्लीज चुप हो जाइए। अच्छा आपको बात नहीं करनी, आप गुस्सा हो मुझसे, इट्स ओके, पर बेटा रोना बंद करो पहले। तभी रो अपना फेस उसकी गर्दन से निकालकर उसकी तरफ देखती है और उससे रोते हुए कहती है, अरु सिर दुख रहा है मेरा और मुझे सोना है। इस पर अरु रो के आंसू पोंछता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, वो आज आप बहुत रोए ना, इसलिए सिर दर्द हो रहा है आपको बेबी। कोई बात नहीं, मैं आपका सिर दबा देता हूँ और आप सो जाओ और देखो फिर मॉर्निंग में आप जब उठोगे ना, तब तक कैसे आपका सिर दर्द शू गायब हो गया होगा। अरु रो को ठीक से अपनी गोद में बिठाता है और फिर बहुत आराम से उसकी पोनीटेल खोलता है। अरु बहुत धीरे धीरे रो को हेड मसाज देता है, जिससे उसे नींद आने लगती है और थोड़ी देर में रो सो भी जाती है। 10 मिनट बाद अरु रो को ठीक से अपनी गोद में सुलाता है और उसके होंठों पर एक हल्की सी किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी। तभी वो खिड़की से बाहर जॉन और ड्राइवर की तरफ देखता है और थोड़ी धीमी आवाज में उनसे कहता है, लेट्स गो। अरु का इशारा मिलते ही वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। पूरे रास्ते में अरु का हाथ रो के बालों में ही होता है, क्योंकि वो उसे अभी तक सहला रहा होता है। जब तक वो लोग कैंप पहुंच जाते हैं, तब तक रो की बॉडी अच्छी खासी गर्म हो चुकी होती है, जिससे अरु को ये तुरंत पता चलता है कि उसे फीवर है। जॉन अरु के बाहर आने के लिए दरवाजा खोलता है और अरु बहुत ही संभाल कर रो को पकड़ता है और गाड़ी से बाहर आता है। तभी वो जॉन की तरफ देख उससे कहता है, जॉन गाड़ी के फर्स्ट एड किट में से एफ वाला पैकेट लेकर आओ। इतना कहकर वो अंदर की तरफ चला जाता है और अंदर देखता है कि राघव और साक्षी हॉल में बैठे कुछ बातें कर रहे होते हैं। जब अरु रो को लेकर हॉल में आता है, तब राघव का ध्यान उन पर पड़ता है और वो अरु से कहता है, अरे आ गए तुम लोग, और प्रिंसेस सो गई क्या? राघव और साक्षी दोनों अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ आते हैं और तभी अरु उनसे कहता है, हाँ अंकल, प्रिंसेस तो सो गई, बट फीवर है इसे। अरु की बात सुनते ही दोनों के दोनों बहुत धीरे से रो का माथा छूते हैं और तभी साक्षी अपनी आंखें डर की वजह से बड़ी करते हुए उनसे कहती है, परी को तो तेज बुखार है। वो मॉर्निंग में भी उसकी बॉडी थी थोड़ी सी गर्म, बट जब वो सोकर उठी तब उसे बिल्कुल भी फीवर नहीं था, इसलिए मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। तभी अरु उनसे कहता है, आंटी अभी वायरल फीवर वाला सीजन चल रहा है, तो इट्स कॉमन, पर प्रिंसेस के लिए नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी सबके जैसी नहीं है जो किसी भी बीमारी या दर्द को ईजिली हैंडल करे। इस पे जल्दी असर होता है, जो अच्छी बात नहीं है। अच्छा मैं इसे आपकी रूम में सुला के आता हूँ और देख भी लेता हूँ। जॉन एक पैकेट लेकर आएगा तो? राघव अरु की बात को काटते हुए कहता है, अरु तुम जाओ बेटा, मैं उसे ऊपर भेज दूंगा। अरु राघव की तरफ देखते हुए उससे कहता है, थैंक यू अंकल। अरु रो को राघव के रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर धीरे से सुला देता है। वो सबसे पहले रो के पैरों से उसके स्निकर्स निकालता है और उसकी कमर तक की बॉडी को एक सॉफ्ट कंबल से कवर कर देता है।
जैसे कि उसे पहले से ही पता होता है कि फर्स्ट एड किट कहाँ है, वो वहाँ से वो किट लेता है और थर्मामीटर से अरू का फीवर चेक करता है जो 104 डिग्री होता है। वैसे तो अरू के लिए ये नॉर्मल बात है, पर यहाँ बात रूह की है जिससे वो भी डर जाता है। उतने में ही वो दरवाजे पर कनॉक सुनता है तो वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ जॉन खड़ा है एक पेपर का पैकेट लेकर। जॉन वो पैकेट अरू के हाथ में दे देता है और वहाँ से चला जाता है और अरू भी दरवाजा बंद करके अंदर की तरफ लौट जाता है। कमरे में अरू रूह के पास आता है और उस पैकेट में जो चीजें होती है वो बेड पर निकालता है। उसमें 2 छोटी छोटी कांच की बोतल होती है जिसमें लिक्विड मेडिसिन होती है और साथ में ही एक सिरिंज का नया पैकेट होता है। अरू जल्दी से वो शॉट रेडी करता है और फिर रूह की तरफ देख अपने आप से बहुत धीमी आवाज में कहता है, ये फीवर का इंजेक्शन बहुत भारी होता है, अगर मैंने इसे परी के हाथ में लगा दिया तो सुबह तक बच्ची का हाथ अकड़ जाएगा। मुझे ये उसकी कमर में लगाना होगा, बट मैं बिना परमिशन के कैसे? तभी उसका एक अक्स उसके सामने आता है जो बिल्कुल उसकी तरह ही था और वो अरू से कहता है, क्या सोच रहा है तू अरू? भूल मत, तू एक प्रोफेशनल डॉक्टर है जो किसी की ट्रीटमेंट करने से पहले उसकी परमिशन नहीं लेता। और रही बात परी की, तो जब तेरे पेशेंट्स पर तेरा कोई हक नहीं होता फिर भी तू करता है ना, तो इस पे तो पहले से ही तेरा हक है। वैसे भी तू कुछ गलत नहीं कर रहा है जो तुझे किसी की परमिशन चाहिए, इट्स यूर ड्यूटी। तो अभी ज़्यादा मत सोच और देख, वरना इसका फीवर और बढ़ जाएगा। इतना कहकर वो गायब हो जाता है और अरू भी बिना वक्त गवाए रूह के पेट के पास एक सॉफ्ट और बड़ा सा तकिया रखता है और बड़े ही आराम से उस तकिए की मदद से रूह को उसके पेट के बल सुला देता है। अरू धीरे से उसका शॉट नीचे करता है और जल्दी से रूह के एक बमी हिप पर वो इंजेक्शन लगा देता है और उस यूज किए हुए सिरिंज को डस्टबिन में डालने के बाद अरू थोड़ा रूह के उस जगह पर रब करता है जहां उसने इंजेक्शन लगाया था, ताकि वहां फिर कोई गांठ न बन जाए। कुछ देर बाद अरू रूह को ठीक से सुलाता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, डरना नहीं बच्चे, मैं हूँ आपके साथ। इतना कहकर वो रूह को ठीक से कंबल ओढ़ा देता है और वहां से नीचे चला जाता है। जब अरू नीचे आता है तब वहां पार्थ और नीति भी होते हैं राघव और साक्षी के साथ। अरू को देख साक्षी अरू से पूछती है, प्रिंसेस अभी कैसी है अरू? कितना फीवर है उसे? इस पर अरू साक्षी और साथ में उन तीनों को बताता है, परी को 104 डिग्री फीवर है। अरू की बात सुनते ही वो चारों के चारों घबरा जाते हैं और तभी पार्थ अरू से कहता है, ये तो हाई फीवर है अरू। अरू पार्थ की तरफ देख उससे इमोशनलेस होके कहता है, हाँ भाई, इट्स हाई फीवर बट डोंट वरी, मैंने बेबी का फीवर कम होने के लिए उसे शॉट दिया है। उस शॉट से मॉर्निंग तक परी का फीवर उतर जाएगा, बट रात भर हमें उसका फीवर चेक करते रहना होगा क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि वो प्रीमेच्योर चाइल्ड है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल फीवर भी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज रात के लिए मैं यही रुकूंगा। मैं नहीं चाहता कि परी को कुछ भी तकलीफ हो। तभी अरू राघव और साक्षी की तरफ देख उनसे पूछता है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। अरू की बात सुनते ही राघव धीरे से उसके सिर पर मारते हुए उससे कहता है, पागल बच्चे, इसमें पूछने वाली भी कोई बात है क्या? जैसे पार्थ मेरे लिए है वैसे तुम भी तो हो ना। तो अब मुझे बताओ कि किसी को अपने ही घर में रहने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है क्या? और इसके बाद भी तुमने कभी मुझसे या किसी से पूछा ना, तो मैंने कभी तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने देना है। और वैसे भी अभी तो तुम्हारा भी इस घर पे हक है, तो पूरे हक से रहो बेटा। इससे पहले कि तुम ये बोलो कि यू विल मैनेज इन गेस्ट रूम, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम प्रिंसेस के साथ हमारे रूम में रहो, हम आज की रात दूसरे रूम में सो जाते हैं। वैसे हमारी बच्ची बीमार है तो नींद तो हमें भी नहीं आएगी, बट देखते हैं। इस पर अरू राघव से कहता है, थैंक यू अंकल, मैं मम्मा को कॉल कर देता हूँ कि मैं आज रात यही रहूँगा, वरना वो वहाँ परेशान हो जाएंगे। वो सब हमें जवाब देते हैं और अरू अपना फ़ोन निकालता है और आरती को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। तभी पार्थ अरू से कहता है, अरू मुझे पता है कि यू कांट स्लिप विदाउट यूर शॉर्ट्स, बट यहाँ तुझे तेरे शॉर्ट्स तो नहीं मिलेंगे, पर मेरे पास मेरे कुछ न्यू पेयर ऑफ शॉर्ट्स है, तू आज उसमें से कोई भी यूज़ कर सकता है। मैंने उसे एक बार भी नहीं पहना, मैं तुझे ला कर देता हूँ। अरू पार्थ को सिर्फ हाँ में जवाब देता है और तभी राघव उन सब से कहता है, बच्चों देर हो गई है तो गो एंड ट्राई टू स्लीप, क्योंकि मुझे पता है आज कोई ठीक से नहीं सोएगा जब बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। वो सब भी राघव की बात से सहमत होते हैं और अपने अपने रूम में जाते हैं और अरू रूह के रूम में जाता है। 5 मिनट बाद पार्थ अरू को उसकी टी शर्ट और शॉर्ट देकर रूह के पास बैठता है और अरू जल्दी से चेंज कर लेता है। फिर वो भी रूह की दूसरी तरफ आकर बैठता है और पार्थ से कहता है, भाई आप परी की चिंता मत करिए और जाकर सो जाइए, भाभी रूम में आपका वेट कर रही होगी।
अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बुला लूँगा पक्का, प्लीज़ आप जाइए, यू नीड स्लीप। वैसे पार्थ की इच्छा तो नहीं होती रूह को छोड़कर जाने की, पर ना चाहते हुए भी पार्थ को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि उसे ये बहुत अच्छे से पता होता है कि अरु उनमें से किसी को वहाँ रुकने नहीं देगा। तभी राघव भी वहाँ आ जाता है और उसे भी अरु समझा बुझा कर वापस भेज देता है और उसके जाने के बाद वो रूह का फीवर चेक करता है और खुद से कहता है, गॉड, इसका फीवर तो थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। अगर ऐसे ही रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पहले से ही शी इज़ फिजिकली वीक बेबी। तभी अरु के दिमाग में कुछ आता है और वो झट से रूम से बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद रूम में वापस आता है, पर तभी उसके हाथ में एक ठंडे पानी का बाउल होता है और कुछ साफ कपड़े की पट्टियां होती है। अरु उस पानी के बाउल को रूह के पास रखता है और खुद उसके पास बैठकर उससे कहता है, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको बेबी। इतना कहकर अरु रूह के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगता है और साथ साथ उसका फीवर भी चेक करते रहता है। अरु खुद बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, पर वो बिना अपनी चिंता किए रूह की पट्टियां कर रहा होता है। वो रात के 3 बजे तक रूह की पट्टियां करता है और फिर वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है कि उनकी थकान की वजह से उसे भी नींद आ जाती है। उसके 15 मिनट बाद राघव और पार्थ साक्षी और नीति के साथ रूह के रूम में आते हैं और देखते हैं कि अरु भी रूह के बगल में बैठे बैठे सो गया है और उसका हाथ अभी भी रूह के माथे पर होता है जहां उसने पट्टी रखी होती है। तभी नीति अरु की तरफ देखती है और उनसे हंसते हुए कहती है, कल अरु भी बहुत थक गया होगा। उसकी भी सुबह से बैक टू बैक सर्जरीज थी और इतना थका हुआ होने के बाद भी वो यहाँ रुका और प्रिंसेस का ध्यान रखा। इतना तो कोई भी नहीं करता, पर उसने किया और देखो वही बैठे बैठे सो गया बच्चा। कल अरु ने होटल में परी से थोड़ा रूडली बात की जिसके वजह से परी सैड हो गई और उसे ऐसे देख अरु ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। उसे भूख लगी थी बट ही खाया वेरी लिटिल क्योंकि उसके बेबी को उसने डांटा था ना, इसीलिए। नीति की बात सुनकर साक्षी उससे कहती है, पूरा बदल गया है ना ये। मुझे तो कभी ये नहीं लगा था कि एक प्यारी सी बच्ची की वजह से इसमें इतना बदलाव होगा, बट जो भी है वो बहुत अच्छा है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि ये बच्ची मेरी परी है जिसे अरु से इतना प्यार, इतनी केयर और पैम्परिंग मिल रही है जिसकी वो सही मायने में हकदार है। अभी के लिए अरु को भी प्रिंसेस के पास सुला देते हैं, अगर वो और थोड़ी देर ऐसे ही सो गया तो उसे बैक पेन होगा और ध्यान रखना उसकी नींद नहीं टूटनी चाहिए वरना वो फिर से सोएगा नहीं। साक्षी की बात सुनकर पार्थ और राघव मिलकर बहुत धीरे से अरु को बेड पर सही तरीके से रूह के पास सुला देते हैं और जैसे ही अरु रूह के पास सोता है वो उसे अपनी गहरी नींद में ही गले लगा लेता है, जिसे देखकर उन चारों के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। ... पार्थ अरु को रूह के कंबल से कवर कर देता है। राघव रूह के माथे से वो पट्टी हटाता है और उसका फीवर चेक करता है जो अभी पूरी तरह से उतर गया होता है, और ये देख वो एक चैन की सांस लेते हुए उन तीनों से धीमी आवाज में कहता है, परी को अभी बिल्कुल भी बुखार नहीं है और रहेगा भी क्यों जब अरु ने खुद आधी रात जागकर उसका ध्यान रखा। सच में इससे बेहतर लड़का कोई हो ही नहीं सकता प्रिंसेस के लिए। इस पर पार्थ राघव से कहता है, हाँ डैड, आपने बिल्कुल सही कहा और ना ही कोई प्रिंसेस के लिए होगा। अभी परी भी बिल्कुल ठीक है और अरु भी गहरी नींद में सो गया है, तो हम भी चलते हैं और थोड़ी नींद लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है परी को फीवर है, इस डर से ना तो आप दोनों को नींद आए होगी और ना ही हम सो पाए, तो अभी हम भी थोड़ी देर अपने अपने रूम में सो जाते हैं क्योंकि आज हमें मल्होत्राज के साथ गुरुद्वारे जाना है। तो चलो बच्चों को सोने दो, हम भी अपने रूम में जाकर सोते हैं। पार्थ की बात सुनकर वो लोग एक बार अरु और रूह की तरफ देखते हैं जो अभी एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे, और उन्हें देखकर वो लोग वहां से अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं।